अभी जो कश्मीर के जो हालात रहे हैं उसमें हमने देखा कि पहले एक न्यूज़ ब्लैकआउट रहा। उसके बाद जो रही सही ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग की रॉयटर्स ने, दूसरे मीडिया ने, बीबीसी ने, उस पर भी हमने देखा कि वज़ारत इत्तलात की तरफ से नई कतगने नया गाइडलाइन सामने आ गई कि जी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पहले आकर रजिस्टर कराएं, ये कराएं, वो कराएं। तो एक तरफ तो हमें ये होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हमने देखा कि हमारे दो हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, एक जियो न्यूज के आजाद सैयद और फिर व्लॉगर हमारे असद अली तूर, उनको एनसीसीआई की तरफ से नोटिस गए कि आप आएं और पेश हों, सफाई दें, वजाहत करें। दोनों सहाफियों ने कहा कि जी मसला है क्या, हम पर इल्जामात क्या हैं, हमें बताएं ताकि हम उसका डिफेंस कर सकें। तो एनसीसीआई की तरफ से सहाफियों को नोटिस जाना ये भी कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले साल जो पीका कानून है उसमें कई चीजों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, जिसमें सेक्शन ए 26A भी शामिल है, जिसके मुताबिक कि किसी भी सहाफी पे आप ये इल्जाम लगा सकते हैं कि आपने दानिस्ता आपने झूठ फैलाया है, जाली खबर दी है, जिससे हमेशा ये कहा जाता है खौफ फैल गया, घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई पूरे मुल्क में, और किसी शख्स की साख को नुकसान हुआ। इस कानून के तहत 3 साल तक आप कैद कर सकते हैं किसी सहाफी को, 20 लाख का जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो काफी सीरियस क्रिमिनल तरीके से इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। हमें इस वक्त इस्लामाबाद से अली हमजा ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफी हैं जो सीसीआई के कारकर्दगी पर नजर रखते हैं। अली हमजा, आपसे हमने शो में जब आखिरी बार बात की थी, आपको याद होगा, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक इजलास हुआ था यही एनसीसीआई की कारकर्दगी पे। मेरा ख्याल है ये जुलाई, दो महीने पहले की बात है शायद। और काफी खिंचाई की थी उन्होंने एनसीसीआई की कि आप ये सहाफियों को जो नोटिस वोटिस देते हैं इससे हरासमेंट होती है, ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये आपका परव्यू नहीं है कि आप जो है इस तरह से एडिटोरियल मामलात में घुसें और सहाफियों को आप परेशान करें। वो जो सरजनिश की थी मेंबरान पार्लियामेंट ने एनसीसीआई की, बजाय लगता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ। शुक्रिया जिलानी साहब। अभी बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो जो सरजनिश की गई थी उसके बाद ये मामला जो है थोड़ा तेज़ हो गया है, और 6 मई को गालिबन वो स्टैंडिंग कमेटी हुई थी, और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि हर महीने में 1 2 3 सहाफ़ियों को जो नोटिसेस हैं वो भेजे जा रहे हैं, और वो नोटिसेस जो हैं इतने वेग हैं, उसमें एलिगेशंस नहीं हैं, सिर्फ ये है कि आप आइए हमारे पास और इंक्वायरी का सामना करें। मगर जैसे पहले भी देखा गया है कि इंक्वायरी के दौरान ही सहाफ़ियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो बेसिकली उसका कोई इतना अभी तक फ़ायदा हुआ नहीं है। ये जो बात आपने की ना, ये बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि अगर हम हमारे पुराने पापी असद तूर की बात करें, हाँ, तो वो उनके काफ़ी तजर्बा है इन मामलात में, राइट, ना चाहते हुए भी शायद। तो उनको 3 नोटिस मिले हैं, और तीसरा जो नोटिस होता है वो फाइनल नोटिस होता है। मज़ेदार बात यह है कि जो दूसरा नोटिस मिला है वो पिछले रोज़ मिला था सुबह 9:30 बजे, और उसमें कहा गया था कि आपने 11 बजे पेश होना है। 1.5 घंटा बहुत होता है। 1.5 घंटा बहुत होता है यार, आप मतलब आराम से तैयारी करके आप पहुंच सकते हो। इस्लामाबाद में कौन सा कोई इतना बड़ा शहर है, राइट। लेकिन फिर उसने अपने लॉयर को कहा कि यार आप रिप्लाई ले दो। लॉयर जब गया रिप्लाई देने, उसको तीसरा नोटिस उसके हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा, अब असद तूर को खदशा ये है कि फरवरी 2024 में भी उसको समन किया गया था। उन दिनों में ये FIA के साइबर क्राइम विंग कहलाया जाता था ना इसे। तो जब उसको वहाँ बुलाया गया, उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ यार, कोई पूछताछ ही होगी। उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया कि अब तो तुम आ गए हो, तो उसको लग रहा है कि यहाँ पर यही केस चल रहा है। तो इस वक्त हमजा NCCIA के अंदर क्या चल रहा है, मतलब एक उसमें थोड़ी सी एक पर्ज का लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल करें शायद दुरुस्त हो, थोड़ा सा पर्ज भी हुआ था बीच में, वो डकी भाई का केस भी हुआ था। इस वक्त मतलब NCCIA चला कौन रहा है, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कितने परमानेंट है, थोड़ा सा अगर निज़ाम हमें समझा सकें। अगर ये बात यहाँ पे की जाए कि इस टाइम NCCIA जिस तबाहाली का शिकार है, तो ये गलत नहीं होगी। इन्होंने शुरू से ही कुछ फेजेस के अंदर लोग हायर किए थे, और लास्ट नवंबर को फ़ेज़ 3 में से गालिबन 82 जो एम्प्लॉयज़ थे, जिसके अंदर से 42 ग्रेड 17 एंड 18 थे, उनको 82 एम्प्लॉयज़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। जिसके बाद वो अदालतों में गए, और अदालत में जाने के बाद आखिरी बार अदालत ने उनको कहा कि आप लोग वापस अपने दफ्तरों में जाएं और अपना काम शुरू करें, क्योंकि अभी तक जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के,
वो अभी तक हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री बात बता नहीं पाए। मगर उसके बाद जब वो अपने दफ्तर भी जा रहे हैं तो उन्हें कोई काम करने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ अगर देखा जाए उससे पहले जो फ़ेज़ 2 के मुलाजमीन हैं, और ये वो मुलाजमीन हैं जो इस टाइम इनके जितने भी इनको साइबर क्राइम विंग के जो थाने कहा जाता है या NCCIA के थाने जो हैं वहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं, उनका भी पिछले महीने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर एक थाने के इंचार्ज का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको नहीं पता कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है, तो उसके नीचे ये कार्रवाइयाँ कैसे की जा रही हैं। और दूसरा ये है कि जो लग रहा है कि ग्रेजुअली इसको जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, तो आपको याद होगा कि एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी भी बनी थी पीका 2025 के तहत अमेंडमेंट के बाद, और उसके लिए भी जो लोग हैं वो हायर किए जा चुके हैं। मार्च के अंदर जो उनकी बॉडी है उसके अंदर हायरिंग हो चुकी है, मगर अभी उसने फंक्शन करना शुरू नहीं किया। तो अब देखना ही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी में, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में और पेशावर के अंदर इनके जो इंचार्ज हैं वो अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं हुआ, जो कि लास्ट मंथ जो है वो कैंसिल हो गया है, तो वो भी ऑन जॉब नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि इनके दीगर मामला जो हैं उसके अंदर जो करप्शन के केसेस थे, उसके अंदर से जो डकी भाई का फेमस केस था, उसके अंदर जो 8, 9, 10 जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से 5 वादा माफ गवाह अपने DG NCCIA के ख़िलाफ़ ही बन गए, वकारुद्दीन सैयद के ख़िलाफ़ ही, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो गया। और उसमें से 1-2 जो हमें रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने वापस आके अपनी नौकरी पे अपना काम शुरू भी कर दिया। बहुत खूब, एक वक्फा लेते हैं।